अखिल का चक्कर फेसबुक पर एक इटली की लड़की से चलने लगा। 2 बेटियों के बाद जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो इटली वाली लड़की बोली, यहाँ इटली ही आ जाओ ताकि तुम्हारी बेटियों से जान छूट जाए। अखिल चुपचाप इटली चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली। वहाँ उसकी पत्नी घर और बाहर के सारे काम उससे ही करवाती और इसके बाद भी सारे पैसे छीन लेती। तब उसे बेटियों और पत्नी की याद आई। 10 साल बाद वो इटली से वापस आया तो घर पर ताला लगा हुआ था। तो वो ससुराल चला गया तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा काँप गई, क्योंकि डार्लिंग क्या हाल है, आज फ़ोन उठाने में देर कर दी, कहीं अपनी पत्नी के साथ व्यस्त तो नहीं थे। अखिल ने जैसे ही कॉल रिसीव की तो फ़ौरन शीना बोली थी। उसके स्वर में जलन और ईर्ष्या साफ थी। अखिल कहने लगा, अरे नहीं शीना, उसके साथ व्यस्त नहीं था, अपनी बेटियों को दुकान पर लेकर गया था, दोनों ही चीज़ खाने की ज़िद कर रही थी। अखिल की बात सुनकर शीना कुछ संतुष्ट हो गई और कहने लगी, देखो अखिल, भले ही मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, लेकिन तुम अपनी पत्नी के करीब जाओ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आइंदा किसी के लिए भी मेरी कॉल उठाने में देर मत करना, मुझे अनदेखा मत करना, मेरा नाजुक सा दिल टूट जाता है। उसकी बात सुनकर अखिल जैसे पिघल सा गया था। वादा करता हूँ डार्लिंग, दोबारा कभी फ़ोन उठाने में देर नहीं करूँगा, अब अपना मुँह ठीक कर लो। ये सुनते ही शीना अपनी पुरानी टोन में वापस आ गई और उसके साथ बातों में मगन हो गई। शीना इटली की लड़की थी जिसके साथ अखिल की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। एक दिन उसने फेसबुक पर एक सुंदर सी लड़की की रील देखी तो कमेंट में ब्यूटीफुल लिख दिया। तभी इनबॉक्स में शीना का मैसेज आ गया। अखिल का व्यक्तित्व तो काफ़ी प्रभावशाली था, लेकिन वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर था। उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर अपनी सबसे सुंदर फ़ोटो लगा रखी थी। शीना उसी फ़ोटो पर बुरी तरह मोहित हो गई थी। मैसेज में हल्की फुल्की बातचीत के बाद दोनों के बीच फ़ोन नंबर्स का आदान प्रदान हुआ और फिर ये सिलसिला बढ़ता चला गया। अखिल शादीशुदा था और उसने ये बात शीना से नहीं छुपाई थी। उसकी 2 बेटियां भी थीं, मगर उसे ज़रा भी ईश्वर का डर नहीं था। वो दिन रात शीना से बातों में मगन रहता। अगर उसकी पत्नी पूछती कि किससे बात कर रहे हो, तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। धीरे धीरे दोनों के बीच संपर्क इतना बढ़ गया कि अखिल को अपनी पत्नी और बेटियां भी बोझ लगने लगीं। वो शीना को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के सपने देखने लगा। पहले वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, उनके लाड उठाता था, मगर अब उसे उन्हीं बेटियों से चिढ़ होने लगी थी। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह शीना की लगातार ब्रेन वॉशिंग थी। वो हर समय उसे उसकी बेटियों के खिलाफ भड़काती रहती थी। वो कहती, अगर तुम्हारे बेटे होते तो ऐसा होता, बेटे होते तो तुम्हारा सहारा बनते, बेटियां तो सिर्फ बोझ होती हैं। शीना की इन बातों ने अखिल के दिल में जहर भर दिया था। वो धीरे धीरे अपनी बेटियों से दूर होने लगा और एक समय ऐसा आया कि उसे उनसे नफरत होने लगी। उन दिनों अखिल और शीना का संबंध चरम पर था। वो हर समय उसी के ख्यालों में खोया रहता था। उसी समय अखिल की पत्नी ने एक बार फिर गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाई, मगर इस बार अखिल के चेहरे पर खुशी नहीं आई। उसे न बेटे की चाहत रही थी न बेटी की। वो और संतान नहीं चाहता था। उसका दिल और दिमाग शीना के कब्ज़े में आ चुका था। वो सिर्फ ये चाहता था कि किसी तरह शीना उसकी ज़िंदगी में आ जाए। वो जानता था कि अगर शीना को पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है तो वो बहुत नाराज़ हो जाएगी और शायद हमेशा के लिए उससे बात करना छोड़ दे। इसी डर के कारण उसने ये बात शीना से छुपाई हुई थी, मगर अंदर ही अंदर वो भारी मानसिक दबाव का शिकार हो चुका था। उसके स्वभाव में बदलाव आने लगा था, जिसे शीना ने फ़ौरन महसूस कर लिया। एक दिन शीना ने कठोर स्वर में पूछ ही लिया कि अखिल, क्या बात है, तुम बदल रहे हो, क्या कोई परेशानी है, तुम पहले जैसे नहीं रहे। अखिल पहले तो टालता रहा, मगर आखिरकार वो हार गया और उसने सारी सच्चाई शीना को बता दी। ये सुनते ही शीना चुप हो गई। अखिल के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो लगातार शीना को आवाज़ देता रहा, मगर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो कुछ पल उस पर भारी होकर गुजरे।
उसे लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो अपनी पत्नी और बच्चों से भी दूर हो चुका था और अब शीना भी उससे रूठ गई थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो कुर्सी पर बैठा सर पकड़कर रह गया। काफ़ी देर बाद अचानक शीना की आवाज़ आई। उसका स्वर पहले से ज़्यादा गंभीर और ठंडा था। उसने कहा, अखिल, तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती? अखिल घबराकर बोला, नहीं शीना, ऐसी बात नहीं है। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि तुम नाराज़ हो जाओगी। शीना कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, नाराज़ तो मैं हूँ, लेकिन अभी भी समय है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें फ़ैसला करना होगा, या तो मैं या तुम्हारा परिवार। अखिल के लिए ये बात किसी झटके से कम नहीं थी। वो कुछ पल बोल ही न सका। शीना ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने पास बुलाना चाहती हूँ। तुम इटली आ जाओ। यहाँ हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तुम गरीब ही रहोगे। मेरे पास आओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अखिल के दिल में लालच और मोह दोनों एक साथ जाग उठे। एक और उसकी मासूम बेटियां थीं जो उसका इंतज़ार करती थीं, और दूसरी ओर शीना का सुंदर चेहरा और सुनहरे सपने। वो भारी असमंजस में फंस गया। उसके दिमाग में शीना की बातें गूंज रही थीं। इसी बीच कमरे के दरवाजे पर कोई आया। उसकी बड़ी बेटी अंदर आई और बोली, पापा, आप हमारे साथ खाना खाएंगे? उसकी मासूम आवाज़ सुनकर अखिल के दिल में एक पल के लिए नरमी आई, मगर अगले ही पल शीना की बातें उस पर हावी हो गईं। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। बच्ची खामोशी से वापस चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर अखिल ने देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। फ़ोन की दूसरी ओर शीना खामोशी से सब सुन रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, देखा तुमने, यही तुम्हारी ज़िंदगी है, झंझट और जिम्मेदारियाँ। मेरे पास आओगे तो ही तुम्हें सुकून मिलेगा। ये शब्द अखिल के दिल में तीर की तरह उतर गए। उसने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। फिर धीरे से बोला, ठीक है शीना, मैं आ रहा हूँ। मैं सब छोड़ दूँगा। शीना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं यही सुनना चाहती थी, अब जल्दी तैयारी करो। अखिल ने फ़ोन बंद किया और काफ़ी देर तक चुप बैठा रहा। उसके अंदर का इंसान शायद अभी भी उसे रोक रहा था, मगर उसकी इच्छाएं उस पर हावी हो चुकी थीं। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस रास्ते पर कदम रखने जा रहा है वो उसकी ज़िंदगी को किस तरह बर्बादी की ओर ले जाएगा। अखिल ने फ़ोन बंद किया तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। उसके कानों में अब भी शीना के शब्द गूंज रहे थे। उसके दिल में एक पल के लिए अपनी पत्नी और बेटियों का ख्याल आया, मगर अगले ही पल उसने उस ख्याल को झटक दिया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ शीना का चेहरा और इटली की चमकती हुई ज़िंदगी थी। उसी समय उसने फैसला कर लिया कि वो इटली जाएगा, बगैर किसी को कुछ बताए, बगैर किसी को समझाए, जैसे उसका इस घर से कोई संबंध ही ना हो। कुछ दिन बाद वो सामान्य रूप से घर से निकला। पत्नी ने दरवाजे तक आकर कहा, जल्दी आ जाइएगा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। उसकी आवाज़ में कमज़ोरी थी और आंखों में उम्मीद कि शायद पति उसका हाल पूछेगा, मगर अखिल ने सिर्फ सर हिलाया और बिना पीछे देखे निकल गया। उसकी दोनों बेटियां दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थीं। एक ने मासूमियत से कहा, पापा, मेरे लिए चॉकलेट लाना। अखिल ने सुना ज़रूर, मगर जवाब देना ज़रूरी ना समझा। वो सीधा एयरपोर्ट की ओर चला गया। उसके कदमों में ना कोई हिचकिचाहट थी और ना कोई पछतावा, जैसे उसने अपने दिल को पूरी तरह से बंद कर लिया हो। शीना ने उसके लिए इटली जाने की सारी तैयारियां कुछ ही दिनों में पूरी करवा दी थीं। विमान में बैठते समय भी उसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए अब उसका घर गुजरा हुआ समय बन चुका था। दूसरी ओर उसकी पत्नी शाम तक उसका इंतज़ार करती रही। रात गहरी हो गई, मगर वो वापस ना आया। उसका फ़ोन बंद था। उसकी पत्नी के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर उसे क्या मालूम था कि जिस पति का वो इंतज़ार कर रही है वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। कुछ घंटों बाद अखिल इटली पहुंच चुका था। एयरपोर्ट पर शीना उसका इंतज़ार कर रही थी। वो सच में भी वैसी ही सुंदर थी
जैसी फ़ोटो में नज़र आती थी। अखिल एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसे लगा जैसे उसने ज़िंदगी जीत ली हो। शीना ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू इटली। अब तुम्हारी नई ज़िंदगी शुरू होती है। अखिल का दिल भी जैसे हवाओं में उड़ रहा था। शुरू के कुछ दिन उसके लिए किसी सपने से कम नहीं थे। शीना उसका ख्याल रखती, घुमाती फिराती, महंगी जगहों पर ले जाती। अखिल को लगने लगा कि उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। वो दिन उसके लिए किसी सपने जैसे थे, मगर सपने ज़्यादा देर सच्चाई का साथ नहीं देते। धीरे धीरे शीना के व्यवहार में बदलाव आने लगा। पहले वो मुस्कुराकर बात करती थी, अब उसके अंदाज में कठोरता आने लगी थी। जहाँ पहले वो अखिल को साथ लेकर बाहर घूमने जाती थी, अब वो उसे घर में छोड़कर खुद अकेली निकल जाती। एक सुबह अखिल अभी सो रहा था कि शीना ने आकर ज़ोर से कंबल खींच लिया। उठो अखिल, ये कोई सोने का टाइम नहीं है। घर बिखरा पड़ा है और तुम्हें नींद आ रही है। उसके स्वर में कोई वो नरमी बिल्कुल नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अखिल ने चौंक कर आंखें खोली और खामोशी से उठ बैठा। उस दिन पहली बार शीना ने उससे पूरे घर की सफाई करवाई, बर्तन धुलवाए, कपड़े धुलवाए और खाना भी उसी से बनवाया। अखिल हैरान था, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद आज शीना का मूड ख़राब है, मगर यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, यह उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। वो नहीं जानता था कि आगे जाकर उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। कुछ दिनों में ही ये रोज़ का नियम बन गया। सुबह आँख खुलते ही शीना कामों की लिस्ट पकड़ा देती, ये कर लो, वो कर लो। अगर किसी काम में ज़रा सी भी देर हो जाती तो उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, आखिर तुम मेरे किस काम के हो। एक दिन अखिल ने हिम्मत करके कहा, शीना, मैं यहाँ तुम्हारे पास प्यार के लिए आया था, नौकरी करने या नौकर बनने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर शीना ज़ोर से हंस पड़ी। प्यार? कैसा प्यार? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें यहाँ मैंने रखा हुआ है, तुम्हें मेरे बनाए नियमों पर ही चलना होगा। इटली में रहना इतना आसान नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें क्या लगा सारी ज़िंदगी में मैं ही तुम्हें कमा कर खिलाती रहूँगी। ये सुनकर अखिल के दिल में कुछ टूट सा गया, मगर अब वो कहाँ जा सकता था। उसके पास ना पैसे थे ना कोई सहारा। कुछ दिन बाद शीना ने उसे एक फैक्ट्री में नौकरी पर लगा दिया। सुबह सवेरे उसे वहाँ छोड़ देती और शाम को ले आती। काम बहुत कठिन था, घंटों खड़े रहना पड़ता, हाथ छिल जाते, शरीर थककर चूर हो जाता, मगर वापसी पर भी आराम नहीं मिलता था। घर आते ही शीना उसे दोबारा कामों में लगा देती, खाना बनाओ, बर्तन धो, सफाई करो, और अगर वो थकान का कहता तो फ़ौरन बातें सुनने को मिलती, यहाँ कोई तुम्हारी माँ नहीं बैठी जो तुम्हें आराम दे। सैलरी का दिन आया तो अखिल के दिल में एक हल्की सी खुशी जागी। उसे लगा कि अब कम से कम अपने लिए कुछ रख सकेगा, मगर जैसे उसने सैलरी ली, शीना ने उसके हाथ से सारे पैसे छीन लिए और कहा, ये पैसे मेरे पास रहेंगे, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दे दूँगी। अखिल ने खामोशी से सर झुका लिया। अब वो पूरी तरह से शीना के काबू में आ चुका था। अपमान रोज़ का उसका नियम बन गया था। कभी वो उसके सामने अपने दोस्तों को बुला लेती और उनके सामने कहती, ये मेरा नौकर है, इंडिया से आया है, कुछ नहीं आता इसे। उसके दोस्त हंसते और अखिल सर झुकाकर खड़ा रहता। एक बार शीना की एक दोस्त आई हुई थी। उसने पानी मांगा तो शीना ने इशारा करते हुए कहा, अखिल जाकर पानी लेकर आओ। जब अखिल पानी लेकर आया तो उसके हाथ काँप रहे थे और गिलास थोड़ा सा छलक गया। शीना ने गुस्से में आकर उसके हाथ से गिलास छीनकर ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा और कहा, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। वो पल अखिल के लिए बहुत अपमान भरा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो कुछ कह न सका। रात को जब वो अकेला होता तो उसे अपनी पत्नी और बेटियां याद आती। वो सोचता कि कैसे उसकी पत्नी उसके लिए खाना गर्म करती थी, उसकी थकान का ख़ास ख्याल रखती थी। उसकी बेटियां उसके गले लगकर उसकी सारी थकान दूर कर देती थीं। एक रात वो बिस्तर पर लेटा था कि अचानक से उसे अपनी छोटी बेटी की आवाज़ याद आई, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन वो बहुत बीमार हो गया, बुखार से उसका शरीर जल रहा था, मगर शीना ने उसकी हालत देखकर भी कोई परवाह न की, बल्कि उल्टा बोली, नाटक मत करो, कल से फैक्ट्री जाना है। अगर काम नहीं करोगे तो यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। अखिल लड़खड़ाते हुए अगले दिन भी फैक्ट्री गया। वहाँ खड़े खड़े उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे उठाया, मगर किसी को उसकी परवाह न थी। उसकी ज़िंदगी अब बहुत ख़राब हो चुकी थी। ना इज़्ज़त, ना प्यार, ना सुकून। वो हर रोज़ खुद से एक ही सवाल पूछता कि क्या ये वही ज़िंदगी थी जिसके लिए उसने अपनी पत्नी और बेटियों को छोड़ दिया था। अब उसे हर पल अपनी पत्नी का चेहरा याद आता, उसका खामोश प्यार, उसका बलिदान और अपनी मासूम बेटियां जिन्हें उसने बेदर्दी से अनदेखा कर दिया था। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था, मगर उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। एक रात वो खामोशी से बैठा था कि शीना ने आकर कहा, कल से तुम्हें ओवर टाइम भी करना होगा, खर्चे बढ़ गए हैं। अखिल ने सर उठाकर उसे देखा, मगर उसकी आंखों में न प्यार था, न उम्मीद, सिर्फ पछतावा था। वो समझ चुका था कि जिस चमकती हुई ज़िंदगी के पीछे वो भागा था, वो बिल्कुल अंधेरे से भरी थी, और अब वो इसी अंधेरे में कैद हो चुका था। समय धीरे धीरे बीतता रहा और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। ये 10 साल अखिल की ज़िंदगी के सबसे कठोर और अपमान भरे साल थे। हर दिन एक नया अपमान, हर रात एक नया पछतावा। शीना का व्यवहार समय के साथ और भी कठोर होता गया। अब वो न सिर्फ उससे सारे काम करवाती थी, बल्कि मामूली सी बात पर उसे धक्के भी देती थी। अपने सामने उसे नीच समझती और बार बार ये जताती कि वो उसके बगैर कुछ भी नहीं। एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए अखिल के हाथ बुरी तरह ज़ख्मी हो गए। खून बह रहा था, मगर उसने काम नहीं रोका, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो काम छोड़ेगा तो शीना उसे घर से निकाल देगी। उसकी हालत देखकर फैक्ट्री के मालिक को दया आ गई। उसने अखिल से पूछा, तुम यहाँ ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? अपने देश क्यों नहीं लौट जाते? अखिल की आंखों में आंसू आ गए और बरसों का दर्द शब्दों में बह निकला। उसने सब कुछ बता दिया। मालिक ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये शब्द सुनकर अखिल के अंदर जैसे एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने तुरंत हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में उसके मालिक ने उसकी वापसी के सारे पेपर्स तैयार करवा दिए, और इस तरह 10 साल बाद उसे अपने देश वापस जाने का मौका मिल गया। जब वो इटली छोड़ रहा था तो शीना ने ना उसे रोका, ना कोई अफसोस दिखाया। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, चले जाओ, तुम जैसे लोग इसी के लायक होते हैं। अखिल ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली, मगर उसके दिल में अब कोई प्यार बाकी नहीं था। इंडिया पहुंचते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो सीधा अपने घर की ओर भागा, मगर वहां जाकर उसके पैर जम गए। दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि उसकी पत्नी बच्चों के साथ अपने मायके चली गई थी। कांपते कदमों के साथ वो ससुराल के उस पुराने से घर के सामने पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो एक कमज़ोर सी औरत ने दरवाज़ा खोला। ये उसकी पत्नी थी, मगर अब वो पहले जैसी ना रही थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, आंखों में थकान और ज़िंदगी की कठिनाइयों के निशान साफ थे। घर के अंदर गया तो उसका दिल काँप उठा। कमरा बहुत बुरे हाल में था, दीवारें टूटी हुई, सामान न होने के बराबर। उसकी दोनों बेटियां एक कोने में बैठी हुई थीं और एक छोटा सा लड़का भी उसके साथ था। यह उसका बेटा था, जिसे वो कभी देख भी नहीं सका था। अखिल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बढ़ा और अपने बच्चों को गले लगाने की कोशिश की, मगर तीनों बच्चों ने एक साथ पीछे हटकर उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार नहीं था, बल्कि अजनबीपन और कठोरता थी। बड़ी बेटी बोली, अब क्यों आए हैं आप? जब हमें आपकी ज़रूरत थी तब तो आप हमें छोड़कर चले गए थे। दूसरी बेटी ने भी मुंह मोड़ लिया और कहा, हमने ख़ुद को संभालना सीख लिया है, हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं। छोटे बेटे ने भी ठंडे स्वर में कहा, हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है।
ये शब्द अखिल के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, मगर उसने भी नज़रें झुका लीं। उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। अखिल वहाँ ज़्यादा देर खड़ा न रह सका। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो खामोशी से मुड़ा और अपने घर की ओर चल दिया। घर में पहुँचा तो हर चीज़ वैसी ही थी, मगर अब वहाँ कोई उसका अपना न था। वो न यहाँ का रहा था न वहाँ का। वो ज़मीन पर बैठ गया और सर पकड़कर रोने लगा। आज उसे अपनी हर गलती साफ नज़र आ रही थी, मगर अब समय उसके हाथ से निकल चुका था और पछतावे के सिवा उसके पास कुछ न बचा था। दोस्तों, आप ही लोग बताइए कि क्या अखिल की पत्नी और बच्चों को अखिल को माफ़ कर देना चाहिए, या फिर उसकी यही सज़ा है कि ज़िंदगी भर वो अकेला रहकर अपने गलत फ़ैसले पर पछताता रहे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।